गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस का रिवॉल्यूशन की इम्पोर्टेंट डेट कौन सी है, 14 जुलाई 1789। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि उस रिवॉल्ट के होने के पीछे मेन रीज़न क्या था, इंक्रीजमेंट ऑफ टैक्सेस। और टैक्स को क्यों बढ़ाना पड़ा था गवर्नमेंट को, वहाँ के किंग को टैक्स क्यों बनाने पड़े थे लुइस 16 को, ऐसा क्यों करना पड़ा था, ये भी मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूरे आने के चांसेस हैं। वो ये कि क्या रीज़न रहे थे कि फ्रांस की ट्रेजरी उस समय पे खाली थी जब लुइस 16 गद्दी पे आके बैठे थे। और ये रीजंस आपको मिनिमम 5 रीजंस लिखने पड़ेंगे इसके लिए। वो 5 रीजंस मैंने डिस्क्राइब करे हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी स्कूल के चैनल पर जाके पहले उनको देख लो, फिर उसके बाद में आके इस वीडियो को देखना। खैर, बात शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। फ्रांस की सोसाइटी और फ्रांस के लोग 3 स्टेट्स में बटे हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते थे जो चर्च में काम करते थे, और इन लोगों को फ्रांस में कहा जाता था क्लर्जी, CLERGY। सेकंड स्टेट में आते थे राजा, मंत्री और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बड़े लोग। और फ्रांस में ऐसे लोगों को नोबिलिटी कहा जाता था। नोबल वर्ड का अगर आपको मीनिंग याद होगा तो नोबल वर्ड हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजा के साथ में जुड़े होते हैं। राजा के रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी या उसके क्लोज फ्रेंड्स, या उनके लिए खास तौर पर काम करने वाले। आमतौर पर राजा अपने रिश्तेदारों को ही मंत्री, संतरी, सेनाध्यक्ष ये सब बनाया करते थे, तो ऐसे लोगों को कहते थे नोबल्स। ओके। और थर्ड स्टेट में आते थे आम इंसान, जैसे बिजनेसमैन, लॉयर्स, मर्चेंट्स और पीजेंट्स यानी अपने किसान भाई लोग और मजदूर लोग। तो इस तरह से बनी हुई थी फ्रांस की सोसाइटी। फ्रांस की सोसाइटी में उस समय 90% पॉपुलेशन में ये थर्ड स्टेट के लोग ही थे। और कमाल की बात ये थी कि 90% पॉपुलेशन होने के बाद भी इनकी वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। इनके पास में अपनी खुद की लैंड भी नहीं होती थी। मैक्सिमम 60% जो लैंड थी फ्रांस की उस समय, एग्रीकल्चर जिस पे हो सके, इस पर खेती बाड़ी हो सके, वो सारी की सारी लैंड फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास में थी। थर्ड स्टेट के पास में जो बाकी बची हुई लैंड थी उसमें से भी मोस्टली लैंड थर्ड स्टेट के अमीर अमीर जमींदारों के पास में थी। तो ये जो 90% बाकी पॉपुलेशन बच रही थी, 80% पॉपुलेशन के पास में ना तो अपनी लगभग कोई लैंड थी और ना ही इनके पास में इतने संसाधन थे, इतने रिसोर्सेज थे कि ये अपना भरण पोषण या खर्चा पानी चला सके, खाने पीने का भी। ऊपर से क्लर्जी और नोबल्स को कुछ सुविधाएं दी जाती थी राजा की तरफ से। जैसे उन सुविधाओं यानी प्रिविलेजेस में सबसे पहली और डरावनी प्रिविलेज या सुविधा ये थी कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, एजम्पशन ऑफ टैक्सेस। उनको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था, A to Z, नॉट अ सिंगल टैक्स। ऊपर से जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको 10% टैक्स, अपनी टोटल इनकम का 10% टैक्स तो सिर्फ चर्च को देना होता था। और चर्च को देने के बाद में जो बाकी बचती इनकम थी, हाँ, चर्च को दिए जाने वाले टैक्स को कहते थे थाइस, THIES, थाइस, जिसमें उनको अपनी इनकम का 10% टैक्स चर्च को ही देना पड़ता था। इसके बाद में जो उनके पास में इनकम बचती थी, इसके ऊपर इनका एक राजा की तरफ से एक डायरेक्ट टैक्स, नाम से भी एक टैक्स लगता था, इसमें इसका नाम था टाइल। और इस टैक्स में उनको अपनी इनकम का भी बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता था राजा को, उसकी सेना मेंटेन करने के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियो बताया कि राजा के भी अपने खर्चे होते हैं, वो इन सब का भी टैक्स इन्हीं से वसूलता था। और इसके अलावा भी दुनिया भर के टैक्स इन गरीब पीजेंट्स लोगों पे यानी 90% पॉपुलेशन में फ्रांस की थर्ड स्टेट पे लगे हुए थे। यानी एक तरह से थर्ड स्टेट के लोगों को, जो फ्रांस में 90% पॉपुलेशन बनाती थी, उनको अपनी कमाई से ज़्यादा तो टैक्स ही टैक्स देना पड़ता था। 1715 में, 14 जुलाई 1789 को ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, पेलेस्टाइल की जेल तोड़ दी थी। पर 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन, उससे पीछे 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, मीन्स 2.3 करोड़, जो बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में खाने की डिमांड भी बढ़ी, फूड की डिमांड भी बढ़ गई। और हुआ यूं कि फूड की डिमांड तो बढ़ी थी लेकिन फसल उतने रेट से नहीं बढ़ी।
खाने की कमी हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, और इस वजह से महंगाई बढ़ने के बावजूद भी जो फर्स्ट और सेकंड के लोग थे, अमीर लोग थे, जो काम कराते थे इन पीजेंट से, थर्ड स्टेट के लोगों से, उन्होंने उनकी सैलरी 1% नहीं बढ़ाई। सैलरी भी नहीं बढ़ी थी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उस पे से सोने पे सुहागा ये हो गया कि वहाँ पर पड़ गया अकाल। सूखा पड़ने की वजह से जो उनकी आने वाली फसल थी, वो फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अगर आप भारत में देखते हो तो हमारी कहीं पे भी किसी की बेसिक नीड क्या होती है? फूड, शेल्टर और वाटर। वाटर हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल जाता है, हमें बस खाली उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। शेल्टर भी ठीक है, अगर आप लोगों के पास में झोपड़ी भी नहीं है तो हम ठीक है पेड़ के नीचे रात गुजार लेंगे, लेकिन फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाने के बिना हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे भारत में हमारे लिए 3 खाने की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: वीट, राइस, पल्सेस, गेहूँ, चावल और दाल। ये हमारी 3 बहुत बेसिक नीड हैं, और ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज में जो खाने की बेसिक चीज़ होती है वो होती है ब्रेड, पाव रोटी जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। वो ब्रेड बहुत महंगी हो गई थी और गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब इस महंगाई के बढ़ने से और साथ ही सैलरी के ना बढ़ने से हो क्या रहा था? गरीब और गरीब होते जा रहे थे, और अमीर होते जा रहे थे, और फसल सूखे के कारण बर्बाद हो ही चुकी थी। अब ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस, जब हमारी बेसिक नीड्स भी खतरे में आ जाती हैं और हमारे पास में हमारी बेसिक नीड्स को भी पूरा करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो इस क्राइसिस की वजह से ब्रेड के दाम बहुत बढ़ गए, और 14 जुलाई 1789 के दिन प्रोटेस्ट किया गया, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। हालांकि इससे पहले भी कई छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए थे, छोटे मोटे कई सारे रिवॉल्ट्स हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी रिवॉल्ट इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो कुछ नतीजा या रिजल्ट दे सके। तो अब तक हम एक बात अच्छे से जान गए कि 14 जुलाई 1789 के रिवॉल्ट के 2 रीज़न कंफर्म थे। फर्स्ट, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सेकंड, खाने की चीज़ों के प्राइस आसमान छू रहे थे, बहुत महंगे हो गए थे, गरीब लोग उनको नहीं खरीद पा रहे थे। अब एक सोचने वाली बात यह है कि कहीं भी चाहे कंडीशंस कैसी भी हो, लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते एक बार में। कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुई होगी। जैसे रिवॉल्ट हुए थे, छोटे छोटे रिवॉल्ट सब जगह हो रहे थे, लेकिन एक बार में इतना बड़ा रिवॉल्ट जो हम 14 जुलाई 1789 को देखा हमने, पूरी जेल तोड़ दी, हमला कर दिया, कमांडर भी मार दिया लोगों ने, सिर्फ आम लोगों की भीड़ ने, जिसमें थे किसान, मजदूर लोग, व्यापारी, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन। तो उनके दिमाग में ये वाली बात आई कहाँ से थी, हमें ये वाली बात भी जाननी है इस चैप्टर में। तो ऐसे ही तो कोई बात आएगी नहीं। एक्चुअल में लोगों को प्रोटेस्ट करवाने के लिए कुछ फिलोसफर्स यानी कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। पहले थे जॉन लॉकी, सेकंड थे जीन जैक्वेस रशियन। इनके आइडियाज थे कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर सबके पास में फ्रीडम हो और सारे कानून सब पर बराबर लागू हो, यानी इंडिपेंडेंसी और इक्वलिटी। और इसी वजह से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचोगे कि आखिर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो बेटे, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा नहीं है खाली हमारी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इंडिया में पढ़ाया जा रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और इसे हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहीं से ही अभी मैंने आपको बताया ना, इक्वलिटी और इंडिपेंडेंसी, इन दोनों के आइडिया को शेप मिली। इससे पहले मोनार्की सिस्टम इतने ज़्यादा तरीके से फैला हुआ था कि लोग अपने राजा रानी को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था जिसने राजा और मोनार्की के सिस्टम की कमियों को उजागर किया और लोगों को एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतंत्र बनने के लिए एक मजबूती और एक आइडिया दिया। इसलिए हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इक्वलिटी और इंडिपेंडेंसी, इन 2 आइडियाज को वहां के बुद्धिजीवी जॉन लॉकी और जीन जैक्वेस रोसियर ने खूब उठाया। इन्हीं आइडियाज पर जॉन लॉकी ने 2 ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम से एक बुक लिखी।
जिसमें मोनार्की सिस्टम यानी राजशाही को बेकार बताया गया था पहली बार, और इसकी कई कमियां भी गिनाई गई थी और डेमोक्रेसी के कई फायदे बताए गए थे। वहीं जीन जैकिस ने बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें नेता लोग अपने लोगों की, अपनी आम जनता की बात सुने। बात मीन्स गालियां नहीं, लेकिन उनकी समस्याएं सुने और उनको सॉल्व करें। और ये सब उन्होंने लिखा अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ये दो हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट किताबों में से एक मानी जाती हैं। और एक और पहुंचे हुए फिलोसफर थे, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया कि गवर्नमेंट की जो तीन ब्रांचें होती हैं, कौन कौन सी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर इक्वलिटी से डिवाइड होनी चाहिए, जिससे कोई भी एक व्यक्ति सारी पावर को अपने पास में ना रख सके और सारी डिसीजन ना ले सके। तो अब आपको समझ में आया, हमारे पास भी गवर्नमेंट के तीन ब्रांच है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और हमारे पास भी गवर्नमेंट में पावर इस तरह से डिवाइडेड है कि कोई भी एक व्यक्ति सारी पावर को अपने पास में कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई कि इन लोगों की बातों से फिर धीरे धीरे करके लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, लोग जुड़ने शुरू हो गए। लोग चाहे कितने भी गरीब हो और लोगों के पास में चाहे कितने भी कम संसाधन हो, लेकिन वो दिन भर के काम खत्म करने के बाद दुनिया में हर सोसाइटी में लोग शाम के टाइम पे या दिन के किसी एक मौके पर काम के स्थान पे एक जगह जरूर इकट्ठा होते हैं। वहाँ वो बातें करते हैं, नए आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, स्पोर्ट्स की बातें करते हैं। लेकिन उस समय फ्रांस के जैसे हालात थे, लोग बात कर रहे थे खाने की। लोग बात कर रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा। और इन्हीं सब बातों ने लोगों के अंदर जोश भरा। और जब जॉन जॉन लॉकी और जीन जैकोस जैसे फिलोसफर्स ने इन्हें डेमोक्रेसी के बारे में आइडिया दिया, तो लोगों की थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आने शुरू हो गया। और उसी चेंज ने हमें एक इम्पॉर्टेंट डेट थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, 14 जुलाई 1789। ओके। और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे। बेटा अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं ली हैं तो बुक्स ले लो। अगली साल 10th है, बहुत कम टाइम है। सोशल साइंस जैसे इजी सब्जेक्ट्स को तो कम से कम सबसे पहले फिनिश करने की सोचो। साइंस की बुक, मैथ्स की बुक अरेंज करो कहीं से, लग जाओ अभी से बेटा। बहुत कम टाइम है हमारे पास में, 2 महीने बिल्कुल वेस्ट गए हैं। पढ़ाई करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।